तो आइन हमें सबको मालूम होना चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र है, ये आइन बड़ी नेमत है जी, ये आइन बड़ी नेमत है जो हमें मिला हुआ है। जो इसमें तरमीम ये हुई 74 में, 74 में ये तो तरमीम इसमें आई हैं। इस आइन में हमारे 73 का आइन था, 74 में फिर इसमें तरमीम आई। इसमें हमारे जो सरखेल और सबके लीडर और आगे बढ़ के जो सबसे ज्यादा काम करने वाली शख्सियत थे वो अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया और उन्होंने, वो सिर्फ 4 सीटें ही उनकी रह गई थी, वैसे तो 7 थी लेकिन फिर वो 3 तो उधर चले गए थे हुकूमत में, तो फिर ये 4 ही रह गए थे। इन 4 आदमियों के साथ, 4 मेंबरान के साथ अल्लामा नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सब वो चलाई तहरीक सारी हुकूमत के अंदर और सारे हिज़्ब इख्तिलाफ में जितने मेंबरान बैठे थे, वज़रा थे, सबको यहाँ तक के वली खान जैसे आदमी को ही मनवा लिया। वली खान तो आपको पता है वो सेकुलर मिजाज आदमी था। वली खान के नज़रियात इस्लामी नहीं थे, सेकुलर थे। आज भी उनकी पार्टी जो है वो सेकुलर है, लेकिन माना मौलाना नूरानी साहब का एक भरम था, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक किरदार था जिसको लोग जानते थे। इसलिए वो अगरचे किसी ओहदे पे नहीं आए, कभी वजारत पर नहीं पहुंचे, नहीं गए, इसलिए कि उन्होंने वो रास्ते ही नहीं बनाए, वो राहदारियां जहाँ से वजारत मिलती। आपको पता है वो लोगों को बहुत आते हैं वो फन, कैसे घूम फिर के पहुंच ही जाते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। वो ऐसे आदमी थे ही नहीं। अब ऐसा जो आदमी होता है ना, वो किरदार के ऊपर खड़ा होता है और किरदार जो होता है वो फिर बोलता है, वो अपने आप को खुद ही मनवा लेता है। तो नूरानी साहब अपनी सियासी कुव्वत और ताकत का वो असर नहीं रखते थे जितना अपने किरदार का असर रखते थे। नूरानी साहब के पास कोई मालो दौलत नहीं था, फकीर आदमी थे, बिल्कुल फकीर बनिश आदमी थे, दुनिया उनिया की तरफ बिल्कुल नहीं गए, ना उन्होंने सियासत से कभी कुछ कमाया। जाहिर है जब वो उधर वजारत की दौड़ में नहीं पड़े तो फिर उसका मतलब ये है कि उनमें वो हिर्स और लालच ही नहीं है। तो फकीर बनिश आदमी थे, ऐसी कोई चीज नहीं रखते थे। जो कुछ था उनका असर वो सिर्फ उनके किरदार की बुनियाद पर था और उस किरदार का असर ये था कि जिस तरह उनके हम ख्याल लोग उनकी अजमत के कायल थे, उनकी पाकी और पाक दामनी के कायल थे, इसी तरह मुखालिफ नजरियात रखने वाले भी सब उनको अदब और एहतराम की निगाह से देखते थे। यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा कि वली खान और फिर और दूसरे लोग, असम्बली में कितने पार्टियों के लोग थे, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो तो नारे ये लगा के आए थे कि हम सोशलिज्म को यहाँ नाफिज करेंगे, इस्लाम हमारा दीन होगा और सोशलिज्म हमारी मईशत होगी। तो पीपल्स पार्टी का उस वक्त का नारा ही यही था। तो अब इस नारे के साथ जब वो हुकूमत बनी तो बताइए अभी ऐसी सूरत हाल में ये खालिस एक दीनी काम और इस्लामिक आइडियोलॉजी की तहरीक, इसको मनवा लेना और इसको अपनी मंजिल पे पहुंचा देना, ये नूरानी साहब के जबरदस्त किरदार की ताकत का असर। भुट्टो साहब भी उसके कायल हो गए और ये बात, ये फिक्रा उस वक्त के उस वजीर आजम के का बहुत मशहूर हुआ, जो दुनिया जानती है कि जिस वक्त वो साइन कर रहे थे इस कानून पर, आइन की शिक पर, जब इसको कानून बनाने के लिए वो साइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। नूरानी साहब, मैं अपनी मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ। और वही हुआ। बाद में नहीं बचे, उसकी और भी वजूहात होंगी बहरहाल, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। दुनिया को असल में ये चीज हजम नहीं हुई और आज तक नहीं हो रही है। अब तो खैर हमने उनके हलक से उतार दी, अब जो कुछ हो रहा है वो मरोड़ है, मरोड़। अमेरिका के को मरोड़ है इस बात का
यूरोप को मरोड़ है, इसराइल को मरोड़ है, भारत को मरोड़, सारी ताकूती ताकतें जो इस मुल्क के और हमारे दीन के खिलाफ महाजाराइयां करने में लगे हैं और इस उम्मत को हर तरफ से इसका नातिका बंद करके रखा है और जहां चाह रहे जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ हो रही है, इन सारी ताकतों के अंदर इसका मरोड़ आज भी पाया जा रहा है। और मरोड़ अगर नहीं होता तो क्यों बार बार फिर ये मुतालबे करते, बार बार ये आइन के बारे में और आइन की शिक के बारे में क्यों ये वहां से मुतालबे उठाते हैं और क्यों कादियानियत की हिमायत के लिए आवाजें आती हैं, क्यों उनको स्पेस दी जाती है। और वहां ऐवान सदर में एक आम सा आदमी देहाती और पेंडू किस्म का वो यहाँ से जाता है सजा पाके और अमेरिका के ऐवान सदर में खड़े होकर वहां से सदर से बात करता। अमेरिका का सदर वो बात करता है एक आम पेंडू किस्म के आदमी से जिसको ना अंग्रेजी आती है, ना उसकी कोई तालीम, ना उसका कोई दुनिया में कारनामा, लेकिन उसकी दुहाई सुनी जाती है, बाकायदा उसकी दुहाई सुनी जाती है और सदर अमेरिका उसकी दुहाई सुनता है। ये अभी पिछले सदर की बात कर रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप की। ये इतनी रसाई एक आम आदमी की, ये तो मतलब जनाब आप सदर अमेरिका से बात करने को तो दुनिया के हमारे बड़े बड़े हुक्मरान अपने लिए सादत दुनिया की समझते हैं, वो सबसे बड़ी, और ये मौका उन्हें मिलता है तो वो खुशी से निहाल हो जाते हैं कि कितना फख्र का मकाम है कि हमारी वहाँ उनसे मीटिंग हो गई। वो कितनी स्पेस मिली है, कितनी इज्जत दी जा रही है एक आम आदमी पहुँच के। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि मामला कितना सीरियस है और हम इसको ऐसे ही बस बाएं हाथ से निपटाते हैं। अरे भाई ये भी कोई मसला छोड़िए, आप तो खामखा पीछे पड़े हुए, आपने इसको इशू बना लिया। भाई वो भी इंसान है, उनको भी ये है वो है, उनका इस तरह के बातें करके जैसे कोई जुल्म हो रहा है। खामखा लोग ये दर्द जो है अपना निकाल निकाल के रखते हैं और इस मसले को ऐसे बाएं हाथ से हल करने की कोशिश करते हैं, चुटकियों में हल करने की कोशिश करते हैं, नॉन सीरियस लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं। अगर ये इतना लाइट होता तो ये इतनी रसाइयाँ कहाँ होती। और फिर दूसरी बात पहले भी शायद बता चुका हूँ, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसराइल में वाहिद जमात है कादियानियों की जिनके इदारे खुले हुए हैं। इसराइल में वाहिद ये कौम है। तो अगर ये और फिरकों की तरह हैं, जैसे कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई जैसे और फिरके हैं ऐसे ये भी फिरका, तो फिर इनको इतना बड़ा स्टेटस क्यों मिला हुआ? इसराइल इन पर इतना मेहरबान क्यों? कुछ तो फर्क है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये सब कुछ जो हो रहा है और लोगों को नहीं पता, आम तौर पर इसराइल से बाकायदा कादियानियों का नेटवर्क काम करता है बहुत पहले से, आज से नहीं। जिस जमाने में सन 73-74 में इनके खिलाफ यहाँ ये कानूनी कार्रवाई हो रही थी और असेंबली में बहस चल रही थी, उस वक्त ये सारा रिकॉर्ड जमा कर लिया गया था। और वो सारी पब्लिकेशन जो इसराइल से छपी है, कादियानियों की पब्लिकेशन, उनकी किताबें, उनका लिटरेचर तल अबीब के पते से, वो सब जमा था, मौजूद था। और ये जमा तदवीन और ये सारा काम और मेहनत किसने की थी? ये हजरत नूरानी साहब ने किया। ये सारा मटेरियल उन्होंने जमा किया और ये बात उन्होंने खुद उस वक्त बयान की जब मैं भी उनके पास, उनके सामने मौजूद था और वो ये बात सुना रहे थे और इसकी पूरी तफसील बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है, कादियानियत के हवाले से कितनी मेहनत की है। वो दौरे करते थे, तबलीग अलग करते थे, मुसलमानों के पास जाते थे, दुनिया में मुख्तलिफ इदारे चलाते थे, मसाजिद देखते थे, मराकिज़ देखते थे, तमाम मुसलमानों के मुख्तलिफ ममालिक में इशूज़ देखते थे और साथ में ये भी किया कि कादियानियों के ख़िलाफ़ मटीरियल जगह जगह से जमा किया और फिर यहाँ ला के उसको पेश किया। और जब यहाँ पर
जब यहाँ अदालत में, असेंबली में जब ये डिबेट चल रही थी, कई दिन तक चली ना डिबेट, उनका भी वकील है वो खुद बैठे हुए मिर्जा नासिरुद्दीन, और इधर हमारे वकील जो है याहिया बख्तियार साहब जो एडवोकेट जनरल, वो ये मुकदमा लड़ रहे थे। तो उस वक्त जब ये उनके ऊपर चार्ज किया गया और उनको ये कहा गया अदालत में कि ये, माफ कीजिए, असेंबली के फ्लोर पर, कि ये लोग इसराइल से मिले हुए हैं और इसराइल के में इनका काम हो रहा है, ये जब उन पे चार्ज किया गया तो फौरन मिर्जा नासिरुद्दीन ने इनकार किया और कहा कि नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो जो मटेरियल था वो निकाला गया, वो सबूत सारे, वो एविडेंसेस वो सब रखे गए, ये देख लीजिए। बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई जवाब नहीं, सारा झूठ तश्तबाम हो गया कि जनाब ये क्या, जहां हमारा वीजा नहीं लग सकता, यहां से हमारा पासपोर्ट अलाउ नहीं, वैलिड नहीं जिस मुल्क के लिए, आपने वहां पे बाकायदा अपने प्रेस खोले, आपकी मतबूआत छप रही है वहां से, इतना फेवर, तो साफ जाहिर है। तो जनाब ये फितने दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो हमारे अंदर से, हमारी जमीन में से पैदा होके निकल गए कोई है, तो चलिए उनके साथ तो चलती रहेगी, हमारी चकमक चलती रहेगी और हम अपने दलाइल से, अपनी बातों से हम समझाते रहेंगे। उसमें बहुत से लोग किसी ना किसी स्टेज पे हमारे साथ जमा भी होंगे, इख्तलाफ भी होगा, जमा भी होंगे, जैसे अभी आपने देखा सब जमा होकर के आगे बढ़े। लेकिन दूसरा फितना वो है कि जो बाकायदा आपकी पुश्त में खंजर की तरह घोंपा गया, वो फितना जो बाकायदा अंदर नहीं बाहर पहले बना, जिसको पहले बाहर बनाया गया, जिसकी प्लानिंग बाहर से हुई और जिसको बाकायदा हमारे अंदर फीड किया गया और लाके उसको बोया गया,